नमस्कार, मैं हूं एंकर नेहा मेलवानी और एक बार आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाने वाली हूं जो कवि है, जिनका नाम है कवि विक्रम सिंह। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और उनकी कविताओं के बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करूंगी कि आप मेरे चैनल पे आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप अपने बारे में बताइए सर कि आप कहाँ से हैं। आप मेरा जन्म स्थान बिहार राज्य के जिला छपरा से है। अच्छा अच्छा। लेकिन छपरा में मेरा सिर्फ जन्म हुआ। ओके। मेरे पिताजी का व्यवसाय कलकत्ते में था। अच्छा अच्छा। तो मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही 4-5 साल की उम्र में ओह, कलकत्ता लेके आ गए। अच्छा। और मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो सब कुछ कलकत्ते से ही हुआ। अच्छा अच्छा। मैंने ग्रेजुएशन भी कलकत्ते से किया और उसके बाद मेरा मुंबई में आना हुआ। अच्छा, तो बेसिकली आप कलकत्ता से हैं। हाँ, तो कलकत्ता आपके अंदर बसा हुआ है एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। कलकत्ता की यादें और कलकत्ता का वो जो माहौल है पूरा और वहाँ की छोटी बड़ी हर चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब बहुत अच्छे से फील करते हैं कलकत्ता को। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बताना चाहूँगा हाँ बताइए। कि भारतवर्ष में बहुत सारे शहर हैं अच्छा और बहुत सारे शहरों में मैं गया हूँ। अच्छा। अच्छा। लेकिन कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहाँ की संस्कृति अच्छा। और जहाँ के मूल बंगालियों का हाँ हाँ। जो व्यवहार है अच्छा। वो भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। थोड़ा बताइए, खुल के बताइए कैसा जैसे व्यवहार है। जैसे हमारी बेटी है हम्म। तो उसको भी माँ जोड़ के बुलाते हैं। ओहो, मतलब लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, पूरे सम्मान के साथ में उनसे वैसे बातचीत की जैसे जाती है। बहू को बहू माँ बोलते हैं, अच्छा। दीदी को दीदी माँ बोलते हैं, माँ को तो माँ बोलते ही हैं। तो ये जो चीज है मैंने जो कलकत्ते में देखिए। जिया है, हाँ जिया है मैंने, अच्छा। ये भारतवर्ष में कहीं भी नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ये चीज मैंने भी नोटिस किया है कि हमारे भारत में बहुत सारे प्रांत है, बहुत सारे छोटे बड़े शहर है और हर एक का एक लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है हर जगह की। पर कुछ शहर ऐसे उनकी भाषा में बहुत मिठास होती है और मिठास होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी आप जाके देखेंगे तो भाई साहब करके बोला जाता है। लखनऊ के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे हमेशा जी करके बोला जाता है। बहुत ज्यादा तहजीब के साथ में बातचीत की जाती है। बॉम्बे में आप देखेंगे तो बॉम्बे में थोड़ा हिंदी का अलग ही स्टाइल है। हाँ हाँ बहुत ही एक मतलब बोल सकते हैं कि एक खड़ी लैंग्वेज है। हाँ। रिस्पेक्ट होता है लेकिन वो उनके हिसाब से होता है। लेकिन जो लोग बॉम्बे के नहीं है बेसिकली उन लोगों को थोड़ा सा ऑड लगता है। लेकिन अब क्या करें सर, भारत है, बहुत सारी जातियों से मिला हुआ, बहुत सारी संस्कृति से मिला हुआ एक पूरा देश हमारा है। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही कि कुछ भाषाएं दिल को छू जाती है। मुंबई की खासियत ये है कि मुंबई शहर में, हाँ अकेले शहर में हाँ हाँ, पूरा भारत बसता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे बहुत जगह से लोग पूरा आते हैं। भारत बसता है, पूरे भारतवर्ष की भाषाएं बोली जाती है। बिल्कुल सही और है। इसलिए जो हिंदी यहाँ बाहर आता है हाँ, वो सब मिक्स होके वो आता सब है। मिक्स होके आता है। बिल्कुल सही कहा। पूरा हिंदी का एक तरह से बिल्कुल कॉकटेल बन गया है हाँ हिंदी। हाँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। और सर, जैसे मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे कवि है, बहुत बड़े कवि है। तो आप मुझे बताइए कि कविता लिखने का आपको जो एक आइडिया है, जो आपका शौक है, कहाँ से आपको, मतलब किस समय आपको ऐसा लगा कि हाँ आपको कविताएं लिखनी चाहिए। लिखने का ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ हाँ। लेकिन ये 1970 की बात है। हाँ हाँ। मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में था और उस दरमियान स्वर्गीय
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की अच्छा। एक सभा कलकत्ते में हमारे उसी मोहल्ले में हुई, जबकि अटल जी का इतना विख्यात नाम नहीं था, अच्छा, लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। बिल्कुल सही। तो एक सभा हुई और उस सभा का जो अरेंजमेंट था वो हमारे कॉलेज के कुछ साथियों ने किया था, ओह ग्रेट। और हमारे जहाँ हमारा निवास था हाँ। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया था। और मजे की बात यह है कि उस सभा में 20 से 25 लोग ही थे। ओह अच्छा। क्योंकि उस समय वहाँ कम्युनिस्टों का राज था, अच्छा। और कम्युनिस्ट का उनको वामपंथी बोलते हैं और जनसंघ को दक्षिणपंथी। अच्छा। तो कोई दक्षिणपंथी नेता का वक्तव्य है तो उसमें किसी को उत्सुकता नहीं थी, अच्छा। अच्छा। और कोई आया नहीं। लेकिन हम लोग 20-25, लोग गए। ज्यादा से ज्यादा 30 लोग नीचे दरी बिछा के अच्छा। अच्छा। और बैठे थे, और अटल जी एक चौकी के ऊपर एक कुर्सी रखी थी, अच्छा। उस पे बैठ के भाषण दिए। अच्छा। वहां उन्होंने एक कविता सुनाई, अच्छा। और वो कविता लंबी कविता है, प्लीज लेकिन आप सुनाइए अगर आपको याद होगा तो। उसकी 2-4 पंक्तियां मुझे याद है। हाँ प्लीज। तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ओके। मैं शंकर का क्रोधानल हूं, कर सकता जगदी छार छार। मैं मरघट का हूं धुआंधार। इस तरह से वो लंबी कविता है। अच्छा, ये जो अभी आपने 2 लाइन बोला है सर, ये थोड़ा आप अपने ऑडियंस को इसका थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है? अटल जी को अक्सर लोग कट्टरवादी हिंदू ऐसा मानते थे। अच्छा। तो अटल जी ने अपने कविता के माध्यम से हिंदू का परिचय दिया। अच्छा। अच्छा, थोड़ा विस्तार से बताइए। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अच्छा। अटल जी का ये कहना है कि हिंदू का तन है, हिंदू का मन है, नस नस में हिंदू, ऐसा उनका परिचय है। ओह। तो इस तरह की वो कविता है। कभी समय मिला तो ये पूरी कविता मैं आपके साक्षात्कार में कभी सुनाऊंगा। हाँ प्लीज। तो वहां वो सुनने के बाद ये मेरे दिमाग में बहुत असर हुआ, और वहां से मुझे अपनी बात कहने की माध्यम के रूप में मुझे भी लगा कि कविता के रूप में अपनी बात कही जा सकती है। राइट। और वहां से मैंने, मतलब वो कविता आपके दिल में बस गई। हाँ। और उसको सुनने के बाद में आपने डिसाइड किया कि आप भी कुछ ऐसा करें अपनी बात कहने का, आपको एक जरिया मिल गया। जरिया मिल गया। तो उसी से प्रभावित होकर मैंने एक जो पहली कविता लिखी मैंने, वो ऐसी थी जैसे हमारे देश में ये पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, या समाज के अंदर यही चर्चा है कि हम 1000 साल तक गुलाम थे। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि हम 1000 साल तक गुलाम थे, क्योंकि गुलामी तब मानी जाएगी जब हमने उसको स्वीकार किया हो, एक्सेप्ट किया हो। लेकिन हमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जितने विदेशी आए उनसे हम लड़ते रहे। दक्षिण में शांत था तो उत्तर में आग लगी थी, पूरब शांत था तो पश्चिम में आग लगी थी। तो ये बात मैं समाज को समझाना चाहता था, इसलिए वो कविता लिखी, पहली कविता। वो कविता मुझे पूरी याद है। हाँ प्लीज आप सुनाइए हमारे ऑडियंस को। आप वो कविता अगर सुनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कहता है कौन गुलाम थे हम तो सदियों लड़ते आए। जो हमसे टकराना चाहे वो खुद से ही मरते आए। जब जब भू पर संकट आया हम लड़ने को तैयार रहे। त्यागा हमने प्यारा जीवन और मरने को तैयार रहे। क्या याद नहीं है दुनिया को युद्ध पोरस और सिकंदर की। नदियां हुई थी खून की तब गहराई हुई समंदर की।
भारत पर विजय पाने की आया था, जो इच्छा लेकर आगे न बढ़ने पाया, लौटा तो गया जीवन देकर सिकंदर। हिंदुत्व बचाने को आया, रण में वह राणा अभिमानी, जीवन भर वह लड़ते आया, मुगलों की नहीं लोहा मानी। मुगलों के सर का दर्द बना, उस मर्ज का नाम शिवाजी था, हिंदुत्व बचाने के खातिर मर मिटने तक को राजी था। पर रही प्रेम की कमी एक, संगठन न हम में हो पाया, कारण भी एक यही था कि पश्चिम वालों ने रंग लाया। बिल्कुल सही सोचे फिरंगी अब इनको रखेंगे हम गुलाम सदा, पर सोच न पाए थे वो कि होना होगा उनको भी विदा। फिर क्या था झंझन कर तलवारें चमक उठी नंगी, महिला होकर झांसी रानी, चोला पहनी अपनी जंगी। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, शेखर आए मैदान में तब, साहस प्रचंड देख इनका अंग्रेज अवाक हो गए सब। तिलक, सावरकर और सुभाष मिल बहुत बड़ी क्रांति लाए, बचा जो कुछ था वो क्रांति बापू गांधी लाए। अरे नाम गिनाना मुश्किल होगा, कितनों ने दी है कुर्बानी, इतिहास हमारा साक्षी है, जो याद नहीं हो जवानी, तो कैसे गुलाम वो हो सकता, जिसका जीवन लड़ने का हो, सदियों सदियों के बाद तलक, इतिहास अमर करने का हो, इतिहास अमर करने का हो, इतिहास अमर करने। तो मैं एक एक शब्द सुन रही थी और सोच रही थी, आसान नहीं होता है कविताएं लिखना, क्योंकि हर एक बात को कहने के लिए एक स्पेशल वर्ड जिसको बोला जाता है वो दिमाग से निकाल के एक सीक्वेंस में तैयार किया जाता है। जैसे मोतियों की एक माला होती है, वैसे ही शब्दों की माला बना के उसको तैयार किया जाता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, कविता एक ऐसी चीज है जो लिखी नहीं जाती है, दिल से जो निकली अंदर जाती से है। फूटती है। हाँ, और और शब्द भी उस अंदर से निकलते अंदर हैं। के फूटे हुए भाव को हम शब्द देते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक पिक्चर आया था पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार का, हाँ, मैंने भी देखा है पूरब और पश्चिम, और वो मुझे भी बहुत पसंद आई थी वो मूवी। वो पिक्चर देखने के लिए मैं कलकत्ते के पैराडाइज सिनेमा में अच्छा। बैठा था। उस समय पैसे की बहुत तंगी हुआ करती थी, इसलिए 65 पैसे के टिकट को लेके सबसे फ्रंट वाले सीट पे बैठा था। सही है। तो वो पिक्चर देख रहा था मैं। उसमें एक ऐसा वाक्य आता है जब लंदन के अंदर प्राण पूछता है मनोज कुमार को कि तुम्हारे भारत ने तुमको क्या दिया है, हाँ, याद है भारत मुझे क्या वो है। scene, याद। तो वहां एक गाना आता है जिसको गुलशन बाबरा जी ने लिखा था। अच्छा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यदि मनोज कुमार ने इस सिचुएशन पे मुझे गाना लिखने को दिया होता तो मैं क्या लिखता। और क्या लिखते? तो मैंने लिखा, जो चाहे समझना भारत को, समझे पहले तलवारों को, देखे इस देश की माटी को, कुरुक्षेत्र और हल्दी घाटी को, उल्टे इतिहास का हर पन्ना, कुर्बानी की परिपाटी को, कुर्बानी देने वालों में गुरु गोविंद के अवतारों को, जो चाहे समझना भारत को, समझे पहले तलवारों को। कोई जाए जालियां वाला बाग, मिट्टी पे वहां रक्तों के दाग, रखे न कदम उस धरती पे, वो है चिंगारी और आग, जो आज तलक ना बुझ पाई, समझे वो उन अंगारों को, जो चाहे समझना भारत को, समझे पहले तलवारों को। बिल्कुल सही। जो पहने फांसी का फंदा, वो मरकर आज भी हैं जिंदा, कोई भगत सिंह, कोई राजगुरु, कोई खुदीराम सा था बंदा, सुख चैन न जिनके जीवन में, उन देश के पहरेदारों को, जो चाहे समझना भारत को, समझे पहले तलवारों को। ये बात मैंने इसलिए लिखी कि उस समय एक फैशन था कि विदेशी लोग आते थे यहाँ दिल्ली के अंदर, कलकत्ते के अंदर, और जहां मदारी अपना खेल दिखा रहे थे वो फोटो उठाते। हाँ। कोई भीख मांग रहा है उसका फोटो ये उठाते। चीज तो मुझे और भी बहुत खराब लगती है। ये सब चीज विदेशों में ले जाके भारत की छवि प्रस्तुत करते थे। हाँ, राइट। लेकिन भारत है क्या, ये वो नहीं दिखाते थे।
बिल्कुल सही तो कहा आपने, ये बात तो मैं भी महसूस करती हूँ। प्राण ने जब कहा तुम्हारे भारत ने क्या दिया है, तो वहां जब जीरो दिया मेरे भारत ने गीत आता है। लेकिन जो चाहे समझना भारत को, समझे पहले तलवारों को। महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने, राणा सांगा ने कितनी लड़ाइयां लड़ी है, ये क्या भारत नहीं है? बिल्कुल सही कहा। अभी आपसे बात करते करते मेरे भी दिमाग में ख्याल आया, जो मैं ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि हमारा देश कैसा है। ये सब भारतवासी जानते हैं बहुत अच्छे से, छोटा बड़ा हर बंदा ये जानता है कि भारत क्या है। लेकिन क्या होता है कि जब बाहर से पब्लिक आती है, जब फॉरेनर्स आते हैं और जब वो हमारे देश की इस तरह की फोटोएं निकालते हैं, पिक्चर खींचते हैं और लेके जाते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा विदेशी, मैं ये कहना चाहूंगी पब्लिक को कि अगर ऐसा कोई विदेशी आपको दिख रहा है जो आपके भारत का इस तरह से तस्वीर निकाल के और जैसे भीख मांगते हुए बच्चों का फोटो या ऐसी कोई तस्वीर जो हमारे भारत को खराब बनाती है, तो आप अगर देख रहे हैं ना, मेरी बात अगर आप सुन रहे हैं मेरे देश के वासियों, तो आप उन्हें रोकिए, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है अपने भारत को अच्छे से प्रेजेंट करने का। और कोई बाहर का आदमी अपने भारत को खराब तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो फोटो के जरिए प्रेजेंट कर रहा हो या वीडियो निकाल कर प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको अधिकार है उसको रोकने का। आपको अधिकार है अपने भारत की इमेज को अच्छा बना के दूसरों को दिखाने का, और आपको अधिकार है उन सब चीजों को रोकने का। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो या भारत के किसी भी शहर में हो, लेकिन कहीं कोई ऐसा बाहर का आदमी अंग्रेज आता है और इस तरह की फोटो निकालता है और आप उसे देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे रोकिए और उसे कहिए, अगर आप कह सकते हैं तो कहना ही चाहिए वैसे भी, कि अच्छी तस्वीरें निकालिए हमारे भारत की, जो हमारे भारत को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। क्यों सर, क्या कहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल सही बात। क्योंकि अभी आपसे बात करते करते दिमाग में ख्याल आया, बिल्कुल। किताबें पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक है। मेरे भी हॉल में, बेडरूम में, सब जगह किताबें रखी रहती है। पढ़ने का इतना टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन उनको मैं हमेशा रखती हूँ। बराबर। उनको देख के अच्छा लगता है, क्योंकि किताबों से एक बात है कि एक अच्छी संगति और अच्छी किताबें आपको लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी संगति करिए अपनी और अच्छी किताबें पढ़िए। अब तक आपने कितनी कविताएं लिखी है? आपका कोई बुक हुआ है? इस बारे में बताइए आप। मेरा अभी सिर्फ एक ही बुक पब्लिश हुआ है, अच्छा, क्योंकि मैं इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे बुक पब्लिश करनी चाहिए। राइट। आपने सिर्फ लिखते गए लिखते गए, दोस्तों यारों में, संगी साथियों में, हाँ। किसी ने कहा सिंह साहब कुछ सुनाइए, तो अच्छा। उसको सुना दिया करता था। तो यहाँ मैं पलावा में आरएसएस की शाखा लगती है, अच्छा। तो वहाँ मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ। तो वहाँ एक हरिदास जी हैं, वो भी मेरे ही उम्र के हैं। उन्होंने कहा विक्रम सिंह जी, आप इतना अच्छा कविता लिखते हैं, तो इसका बुक पब्लिश क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी तो आपकी कविताएं सुनी है। उनकी बातें सुन के इसके बाद जितने स्वयंसेवक थे सभी ने कहा कि नहीं नहीं, बुक पब्लिश कीजिए। एक सेना के रिटायर महेश यादव जी थे, उन्होंने भी कहा कि आप बुक पब्लिश कीजिए, खर्चे में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ओह, तो मैं सोचा कि लोग इतना बोल रहे हैं, खर्चा भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार रहे, तो मुझे बुक जरूर पब्लिश करना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गया। अच्छा। और मैंने अपने कविताओं का कुछ कविताएं छांट के निकाली, अच्छा। उसका प्रिंट आउट लिया और फिर ये प्रेस में दे दिया। प्रेस में हमारे एक बाबा जोशी जी हैं कल्याण में, जिनका प्रिंटिंग प्रेस है, तो उनसे बातचीत किया। और एक हमारे साथी कवि हैं, कवि मिलिंद, उनको मैं अपना गुरु जैसा मानता हूँ। उनसे मैंने पुस्तक की समीक्षा लिखवाई और लिखवा के, और पुस्तक 42 कविताओं का संग्रह, अच्छा। ये शुरू हुआ। हाँ हाँ। वो पुस्तक, ये पुस्तक है।
हाँ, ये पुस्तक मेरे पास भी हाँ, है आपकी, आपको कहता दिया है था। कौन गुलाम थे हम। हाँ, ये सर की पहली बुक है, जो बहुत अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी हुई है। और सर ये तो आपने कवि, इसके बाद में आप क्या प्लान करते हैं, मतलब इसके आपको? बाद अभी बहुत सारी कविताएं हैं। मैंने कितनी कविताएं लिखी मुझे ही याद नहीं है। अब मुझे संग्रह करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर भी 250 से 300 कविताएं अभी भी मेरे पास है। अच्छा। उनमें से कुछ का चुनाव करके मैं दूसरा पुस्तक भी ये मतलब प्लानिंग है आपकी प्लानिंग है, कि, योजना है। ये आप पिछले कविताएं- रामनवमी को पब्लिश हुई थी। अभी अच्छा। फिर से रामनवमी आ रही है तो 1 साल हो जाएगा, बिल्कुल तो सही। दूसरी पुस्तक हम निकालने सभी लोगों को आपकी दूसरी पुस्तक का इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल और जब भी आपकी दूसरी पुस्तक निकलेगी तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए। जरूर और, जरूर जरूर तो जरूर। इस तरह की जो किताबें हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें रहती है जो कविता के माध्यम से आप पब्लिक को बताना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे देश के बारे में आप किस तरह से सोचते हैं, हमारे भारत के बारे में मतलब कैसे सोचते हैं, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। मैंने अपने जीवन में जो भी अध्ययन किया है, जो देखा है, जो समझा है, हाँ। तो स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और उनके शिकागो के वक्तव्य से ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि उस सम्मेलन में विश्व भर के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद थे। अच्छा। लेकिन भारत को चूंकि बहुत ही पिछड़ा समझा जाता था, इसलिए स्वामी जी को सबसे लास्ट में, अंतिम में मौका दिया गया। और स्वामी जी ने जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की तो उनके पहले सेंटेंस पे ही 5-6 हजार की जो भी ऑडियंस थी वहां हाँ हाँ। खड़े होकर तालियां बजाई। क्या और वो शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इसके पहले अमेरिकियों को किसी ने भाई बहन नहीं कहा था। बहुत बड़ी बात है ये। तो इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूं और मैं भी सोचता हूं कि कल को यदि भारत सरकार ने मुझे कहा कि आप विश्व में कोई सम्मेलन हो रहा है, हाँ। जहां आपको भारत का परिचय देना है, तो आप क्या देंगे? तो उस विषय में कविता का सहारा इसलिए भी लेता हूं मैं कि 1 घंटे का लेक्चर, भाषण 5 मिनट में कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम खून दो, मैं आजादी दूंगा। बिल्कुल सही। नेताजी की पूरी जीवनी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो मैंने एक कविता लिखा और वो कविता आपके सामने रखता हूं। हाँ, इसे आप कविता मत समझिए, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं वो बात है। हाँ, तो please। मैं क्या भारत का परिचय देता? मैं कौन हूं, क्या है अतीत मेरा, खुलकर आज बताता हूं। जो दुनिया में पहले आया, मैं उस भारत से आता हूं। जो दुनिया में पहले आया, मैं उस भारत से आता हूं जहां प्रेम साक्ष्य में सेतु बना, राम सेतु। लोग बोलते हैं कि प्रेम में ताजमहल बन गया। हाँ। तो जो सेतु बना, जहां प्रेम साक्ष्य में सेतु बना, स्वर्ण लंका तक भस्म हुआ, जहां 100 पर भारी 5 बने। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। बिल्कुल सही कहा। और उनके साथ में थे हाँ, कृष्ण। जहां 100 पर भारी 5 बने, वही युद्ध कला समझाता हूं। मैं उस भारत से आता हूं। क्या शिल्प कोई सिखलाएगा, सभ्यता संस्कार बतलाएगा। मथुरा हूं, काशी अयोध्या हूं, ब्रजेश्वर एलोरा अजंता हूं। मैं उस भारत से आता हूं। सनातन छोड़ था कौन यहां, अता पता था किसका कहां। क्योंकि इस्लाम के आने की भी तिथि तय है 1500 साल के पहले। अच्छा। और क्रिश्चियनिटी की भी तिथि तय है।
3-4 हजार साल पहले, लेकिन सनातन की कोई तिथि नहीं है, कब से है? तो सनातन छोड़ था कौन यहां, अता पता किसका था कहां? मैं ही आदि अनादि, मैं ही सृष्टि आरंभ कहलाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। क्या बात है। आज्ञा पालन की पराकाष्ठा, प्रभु राम का वनवास, बिल्कुल आज्ञा पालन की पराकाष्ठा, सुनते ही आज्ञा वन को चला, बिल्कुल। सुनते कोई ही सवाल आज्ञा, नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। सुनते ही आज्ञा वन को चला। युग द्वापर त्रेता के संस्कार सीखा है, वही दोहराता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। घास की रोटी खाकर भी, महाराणा प्रताप, घास की रोटी खाकर भी मस्तक मेरा न झुका कभी, छत्रपति शिवाजी से सीखा, वही आन बान दोहराता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। आंखें निकली, पृथ्वीराज चौहान, आंखें निकली फिर भी देखा, सिंहासन पर है गोरी कहां, आज भी शब्द भेदी ज्ञान से ही सर्जिकल स्ट्राइक कर जाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला दिया करते थे दुनिया को शिक्षा, शिक्षक चाणक्य हूं, चरवाहे को चक्रवर्ती सम्राट बनाता हूं, चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट बनाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। जिनका दावा है बनवाया कुतुब ताज और लाल किला, मेरे ही नींव पर टिका हुआ, खुद नींव दिखलाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। दुनिया को पता ऐश्वर्य मेरा, भारत था सोने की चिड़िया, हूं कोही नूर कई ताजों का, खुद कर भी उसे सजाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। आज भी कोहिनूर हीरा लंदन के पास है, बिल्कुल सही। और वहां की महारानी अपने ताज में लगाया करती थी, वो कोहिनूर भारत का है। इसलिए मैंने लिखा हूं कोहिनूर कई ताजों को खुद लुटकर भी सजाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। निर्माण भी हूं, विनाश भी हूं, धरती पाताल आकाश भी हूं नीलकंठ नटराज भी मैं, तत्क्षण गरल पी जाता हूं विष, शिव ने विष पी लिया था हाँ। दुनिया के कल्याण के लिए, तत्क्षण गरल पी जाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। आज के माहौल में जनक मैसेज व्हाट्सएप का, मेघदूत हूं मैं कालिदास का, जनक मैसेज व्हाट्सएप का, मेघदूत हूं मैं कालिदास का, बिन बादल पानी बरस जाता, जब मेघ मल्हार में गाता हूं, बिल्कुल मैं सही। उस भारत से आता हूं। उस जमाने में कहां बैठा हुआ कवि मेघ मल्हार लिखा और उनकी प्रियतमा को कहां पहुंच गया मैसेज, वही मैसेज और व्हाट्सएप का है जो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हो चुका है, अध्यात्म से हो और चुका अभी है। व्हाट्सएप के जरिए होता है, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी, हाँ, गहराई थी। उसमें जितनी गहराई थी आजकल के व्हाट्सएप के मैसेज में उतनी गहराई नहीं है। जब आई कोरोना महामारी हाँ, तब ले ली हमने जिम्मेदारी, जब आई कोरोना महामारी तब ले ली हमने जिम्मेदारी, दुनिया का दर्द बांटने के लिए तुरंत वैक्सीन बन जाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। बिल्कुल सही कहा। पनपाया सभ्यता संस्कृति संस्कारों का मैं छत्रपति, मानवता का हूं गगनदीप, दुनिया को राह दिखाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। विश्व शांति का संदेश हूं मैं, सर्वे संतु निरामया देश हूं मैं, मनुष्यता ही है धर्म मेरा, सबको यही समझाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। सदियों सदियों जो राज किए, एक छत्र जिनके साम्राज्य रहे, ब्रिटिश, सदियों सदियों जो राज किए, एक छत्र जिनके साम्राज्य रहे, उनका चहेता बनकर मैं ही अब ऋषि सुनक बन जाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। असत्य वाम हस्ती इतिहास पढ़ाया हमें कोरा बकवास, यथार्थ क्या है तथ्य असल, सुनो सत्य दिखलाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं।
हर क्षेत्र में जो रहे दिग्गज, मूर्धन्य असंख्य मेरे पूर्वज, उनकी लंबी फिरस्ती है। चाहो तो गिनो गिनवाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं, वही प्राचीन भारत हूं मैं। समेटे सभी विरासत हूं मैं, संस्कृतियों की खुली किताब। आओ पढ़ लो, तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं। बतलाया ये बस झांकी है, बतलाया ये बस झांकी है, बतलाना बहुत कुछ बाकी है। जरूरत पर और बता दूंगा, बस आज यहीं रुक जाता हूं, मैं उस भारत से आता हूं, मैं उस भारत से आता बहुत हूं। आपकी कविता मतलब पूरे भारत के बारे में पता चल गया कि हमारा भारत कैसा है। क्या चाहे। बिल्कुल। जो आजकल की जनरेशन है, मैं चाहूंगी कि आजकल की जनरेशन के लिए आप एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। देखिए कैसा है कि ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि देश है इसलिए हम हैं, बिल्कुल सही कहा। हम हैं इसलिए देश नहीं है, बिल्कुल। देश है इसलिए हम हैं। आप याद कीजिए वो समय जब यहां मुगलों का, अंग्रेजों का राज हुआ करता था। आप अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे, आप अपनी मर्जी से शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, आप अपनी मर्जी से अपने धर्म को पालन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले देश, राष्ट्र सर्वोपरि, यही हम सबको सोचना चाहिए। खाना पीना, मस्त होके सो जाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड स्लीपिंग, ये पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है, बिल्कुल वो हमारा नहीं है। हमारा कल्चर है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, उठकर, स्नान आदि करके, और हमें हमारे पूजा पाठ के पुस्तक को पढ़ना चाहिए। देवदंश नहीं है। इसलिए मैं विशेष करके देश के नौजवानों से कहना चाहूँगा, आपको जो भी पहनना है पहनिए, आपको जो भी खाना है खाइए, मेरा कोई प्रतिवाद नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए वफादार रहिए। बिल्कुल सही कहा। अपने देश के लिए वफादार रहिए, और देश है इसलिए हम हैं। तो देश के लिए अपने नौजवानों को, और मेरा विशेष रूप से आप सभी से एक आग्रह है कि जिस दिन भी आप मंदिर जाते हो या जाने का प्रयोजन हो, आप भारतीय परिधान पहनिए उस एक दिन के लिए। और सही बात है आपकी, आप भारतीय परिधान पहनिए। आपके यहाँ कोई पूजा पाठ है, गणपति है, सरस्वती पूजा है, कोई भी पूजा है, भारतीय परिधान ही आपको पहनना चाहिए। और विशेष आयोजन में, शादियों में, ब्याहों में भारतीय पद्धति से कीजिए। और तो 12 महीना मैं ये नहीं कहता कि आप धोती पहन के और लोकल ट्रेन में सफर कीजिए, आपको तकलीफ होगा, लेकिन धोती पैजामा कुर्ता पहन के मंदिर में देव दर्शन कीजिए। आप टीका लगाइए, सर पे पगड़ी रखिए या टोपी रखिए, उस एक दिन के लिए रखो ना यार। बिल्कुल, क्योंकि आपका परिचय आप हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा। बिल्कुल सही। और ये भारत आपका है, भारत माता आपकी है। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के हमारे देवी देवता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मुझे भी पता हमें है। गलत बतलाया गया है, 33 करोड़ के नहीं। शक्ति की देवी दुर्गा है, शिक्षा की देवी सरस्वती हैं। इसी तरह हमारे यहाँ प्रकार देवों का, देवियों का है। आप भ्रमित मत होइए। ये आपसे निवेदन है कि अपने तीज में, त्योहार में, अपने संस्कार में आप सनातन को समेटे चलिए, क्योंकि आपसे आपका, आपके देश का, आपके समाज का परिचय होता है। बिल्कुल सही बात। बस आपसे मुझे इतना ही कहना है, बाकी तो सभी समझदार हैं। समझदार सभी हैं, और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।